फ्लाई हुई, पिस्सू हुआ, खटमल हुआ, इन सबको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर में सिर्फ मच्छर नहीं आता है, बल्कि ये 6 प्रकार के जीव हैं जो कि जिनको कि कंबाइंडली वेक्टर बोला जाता है। ये संक्रमण को फैलाने में मदद करते हैं। अलग अलग, जैसे सैंड फ्लाई आपको दिख रहा है, तो ये काला जार नाम की बीमारी को फैलाता है। मच्छर जो है वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया फैलाता है। या फिर पिस्सू है, पिस्सू आपका प्लेग फैला सकता है। और आपका सैंड फ्लाई जो मैंने आपको बताया, बालू मक्खी, वो काला आजार फैला सकती है। फ्लाई जो मक्खियाँ सीधी माइफिस नाम की बीमारी फैला सकती है। टिक्स जो है वो केएफडी नाम की बीमारी फैला सकती है। तो इनका वेक्टर जनित रोगों में ये 6 प्रकार के जो जीव आपको दिख रहे हैं, इन सबको वेक्टर कहा जाता है, और ये रोगों के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वैसे तो वेक्टर जनित बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की वेक्टर जनित बीमारियां पाई जाती है, जिसमें कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मलेरिया जो है वो सबने मलेरिया का नाम सुना होगा, जो कि मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। फिर दूसरे नंबर का है डेंगू, जो कि एडीज अजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया भी एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से ही होता है। फाइलेरिया जो है वो क्यूलक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। जापानी एंसेफ्लाइटिस या जापानी बुखार जिसको बोलते हैं, वो क्यूलक्स समूह का मच्छर ही होता है, उसके द्वारा फैलता है। और काला आजार जो है वो बालू मक्खी के द्वारा फैलती है। तो मुख्यतः ये 6 बीमारियां पाई जाती है, जिसमें से हमारे जनपद की बात करें तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया के केसेस यहाँ पाए जाते हैं। जापानीज एंसेफ्लाइटिस का 2018 में केस एक मिला था, उसके बाद नहीं मिला। काला आजार भी यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया पे। मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मच्छर जो काटते हैं, इंसान को काटते हैं, वो सारे मादा मच्छर ही होते हैं। नर मच्छर जो हैं वो फूल पत्तियों पे जिंदा रहते हैं। मादाएं ही काटती हैं, क्योंकि मादा को अपने एग को नरिश करने के लिए, उनको पोषण देने के लिए आयरन की या दूसरे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो कि वो हमारे ब्लड से लेता है। तो जब भी वो गर्भवती होती हैं तो उनको वो सारे आयरन अपने एग्स को देना होता है। तो मादाएं ही हमेशा काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटता है। मलेरिया जो है, इसका संक्रमण चक्र ऐसा है कि एक संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर ने अगर एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को काटा है, तो उसको संक्रमित कर देगा। और उसमें जो परजीवी है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम उसके शरीर में छोड़ देगा। फिर कोई ऐसा नहीं होता कि हर मच्छर संक्रमित होता है, लेकिन अगर एक स्वस्थ मच्छर भी, यानी कि जिसको संक्रमण नहीं है, उसने किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा, तो वो मच्छर भी संक्रमित हो जाता है। तो ये टू वे है। एक संक्रमित मच्छर से एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरा मच्छर भी संक्रमित हो सकता है। तो प्रसार जो होता है वो इसी तरीके से होता है। आउटब्रेक जो गांव में या सिटी में आपको कहीं मिलता है कि एक खास एरिया में डेंगू या मलेरिया के बहुत सारे मरीज आ गए हैं, तो उसका चक्र यही होता है कि एक अगर संक्रमित मच्छर ने काट लिया, तो फिर उस संक्रमित व्यक्ति को जो मच्छर काटेंगे, वो सब संक्रमित होकर पूरे समुदाय में उस रोग को फैलाएंगे। मलेरिया का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, वो उशयमान अवधि जिसको बोलते हैं, वो 14 से 21 दिन की होती है। यानी कि जिस दिन आपको मच्छर काटेगा, उसके 14 से 21 दिनों में आपको लक्षण आने शुरू होंगे। 4 प्रकार के होते हैं मलेरिया, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है, जो कि मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी के केसेस हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, या बहुत कम पाए जाते हैं। तो पीवी और पीएफ मेजर हैं। उसमें भी पीएफ जो मलेरिया है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अ, जो 90% डेथ्स होती है मलेरिया की, वो पीएफ मलेरिया की वजह से होती है। ये मलेरिया के बारे में आपको एक जानकारी। अब मलेरिया का मच्छर को पहचानने की आपको दिशा में कुछ कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताई जाएंगी। कि मलेरिया का जो मच्छर है, उसका नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मादा एनाफिलीज होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आप ये फोटो देख रहे होंगे, तो इसके अंदर जब ये बैठा है, ये किसी व्यक्ति के शरीर पे बैठा हुआ है और उसको काट रहा है।
तो आप इसको देखेंगे कि हमेशा ये 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे बैठता है, यानी कि पीछे से ये उठा हुआ रहता है। एक इसकी ये खास विशेषता है, जब भी ये काटेगा तो पीछे से उठा हुआ रहेगा। और ये एक बार में 50 से 200 अंडे देता है। अंडे सिर्फ ये ठहरे हुए पानी में देता है। जैसा डीएमओ साहब ने बताया कि अगर इसको जल भराव नहीं मिलेगा तो अंडे तो ये देगा, लेकिन अंडे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अंडे मर जाएंगे। तो एक खास इसकी विशेषता है कि ये शाम ढलने के टाइम और रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है। दिन में ये एक्टिव नहीं रहता है, शाम ढलते ही ये काटना शुरू करता है। इसके जो अंडे हैं, अंडे से मच्छर बनने का जो समय है वो 10 से 14 दिन में एक अंडे से मच्छर बन जाता है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अंडे सिर्फ ये पानी में ही दे सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकता है ये हवा के साथ। वैसे इसका जो प्रसार का क्षेत्र होता है वो 500 मीटर माना जाता है, कि अगर एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर है तो वो आसपास के 500 मीटर की दूरी में जितने भी घर हैं वहाँ पे उड़ के ये संक्रमण को फैला सकता है। उसके बाद आते हैं हम डेंगू पे। डेंगू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से होता है, और ये भी मादा ही होती है। जब संक्रमित एडीज मच्छर एक स्वस्थ आदमी को काटता है तो वो संक्रमित हो जाता है। और जैसे मलेरिया में परजीवी होता है, यानी कि दूसरे पे जिंदा रहने वाला होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वैसे डेंगू का, जैसे डीएमओ सर ने बताया कि वायरस होता है 4 टाइप का। और डेंगू की जो उसेमान अवधि है वो 2 से 7 दिन की है, यानी कि आज अगर आपको मच्छर काटा है तो अगले 2 से लेकर 7 दिन में आप में लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। डेंगू बुखार की एक और ख़ास विशेषता है कि इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर आपको इसका संक्रमण है तो आपकी हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे हड्डियां टूट रही है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक हल्का डेंगू बुखार, फिर डेंगू रक्तस्रावी बुखार, और सबसे खतरनाक डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिससे डेथ भी हो सकती है। ये डेंगू का मच्छर है जिसको एडीज एजिप्टी मच्छर बोलते हैं। जैसे मलेरिया में मैंने आपको बताया था कि मादा एनाफिलीज मच्छर 45 डिग्री के एंगल पे बैठता है, इसको आप देखेंगे तो ये पैरेलल बैठा हुआ है, पीछे से झुका हुआ नहीं है, ये पैरेलल बैठ के काटता है। और पहचानने की इसकी एक खास इसकी विशेषता ये है कि इसके शरीर पे चीते जैसी सफ़ेद सफ़ेद धारियां होती है। अगर आप फोटो में देख पाएँ तो इसके जो लेग्स हैं या इसकी बॉडी है उसके ऊपर सफ़ेद धारियां हैं। इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। और इसके जो अंडे हैं, जैसे मलेरिया का मच्छर जो है वो पानी में अंडे देता है, पानी के बिना उसके अंडे मर जाते हैं, लेकिन डेंगू के अंडे जो है वो बिना पानी के नम जगह पे 1 साल तक सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। उस 1 साल की अवधि में उनको जब भी पानी मिलेगा तो वो अंडे से हैच करके मच्छर बन जाएंगे। तो हम बार बार बोलते हैं कि कूलर या जो कंटेनर ब्रीडर बोलते हैं इसको, ये कोई कंटेनर में ही अपने अंडे देता है, सीधा खुले पानी में नहीं, कंटेनर में ही देगा। तो जो उसकी सतह होती है उसको अच्छे से साफ करनी चाहिए कूलर की, क्योंकि नंगी आंखों से आप इसके अंडे नहीं दे सकते। इसकी जो एक और ख़ास विशेषता है कि ये घर में पर्दे के पीछे, अंधेरी जगह या लटकती हुई चीज़ों पे आराम करना पसंद करता है। लटकते हुए कपड़े हुए, या आपकी आपने छतरी लटका के रखी हुई है, छतरी लटका के रखी हुई है, उस पे ये आराम करना पसंद करते हैं। 500 मीटर की रेंज इनकी होती है संक्रमण फैलाने की। हवा के साथ ये 1 किलोमीटर भी जा सकते हैं। ठंडी और छांव वाली जगह इनको ज़्यादा पसंद होती है आराम करने की। और ये दिन में ही काटता है। जैसे मलेरिया का मच्छर शाम ढलने के साथ शुरू होता है, रात में काटता है, वैसे ज़्यादातर डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है। चिकनगुनिया पे आते हैं। चिकनगुनिया एल्बोपिक्टस एडीज एल्बोपिक्टस नामक मच्छर के काटने से होता है। संक्रमण चक्र वही है जो मलेरिया और डेंगू में है। और चिकनगुनिया की एक खास विशेषता ये है कि इसमें लंबे समय तक जोड़ों का दर्द चलता है, भारी दर्द होता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी उन जोड़ों में दर्द रह सकता है। इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उषयमान अवधि है, वो 2 से 12 दिनों की होती है, यानी कि अगर आज आपको मच्छर काटा तो अगले 2 से 12 दिनों के अंदर आपको लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर एडीज प्रजाति का ही है, तो आप समझिए कि डेंगू की जो जो विशेषताएं हैं वो सेम इसके साथ हैं। इसको पहचानने का एक
एक जो इसका है वो इसके हेड पे तिलक होता है। एडीज एजिप्टाई जो डेंगू वाला है उसके हेड पे नहीं होता, लेकिन इसको एल्बोपिक्टस का आप देखेंगे तो इसके सिर पे एक तिलक टाइप का लगा रहता है, सफ़ेद धारी बनी रहती है। तो ये इसकी खास विशेषताएं हैं। 500 मीटर तक ये भी उड़ सकता है। डेंगू के मच्छर की जो विशेषताएं सेम इसकी है, बिना पानी के भी इसके अंडे 1 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। फाइलेरिया के लिए हमारे साथ रीजनल एमपीडी कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर मानस शर्मा जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, फाइलेरिया क्योंकि दस्तक अभियान के साथ आईडीए भी चलना है, उसमें भी टीचर्स का रोल हो सकता है। बहुत अच्छे से आप अ, उनको उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत गंभीर बीमारी है। तो मैं डॉक्टर मानस शर्मा से निवेदन करूंगा सर, फाइलेरिया पे ज़रा प्रकाश डालें। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। फाइलेरिया के बारे में अगर हम देखें तो पूरा जो बीमारियों का जो समूह है, वेक्टर बॉन्ड, उसमें अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इफेक्ट है। नुकसान अलग अलग तरीके से ये बीमारियां पहुंचाती हैं। जैसे अगर हम डेंगू से देखें तो डेंगू बहुत ही छोटे समय में अपना असर दिखाता है और उसमें मृत्यु एक प्रमुख परेशानी जो कॉज करता है। जबकि अगर फाइलेरिया को देखें तो फाइलेरिया अक्सर करके मृत्यु करने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन अपंगता लाने वाली बीमारी है। इससे व्यक्ति एक बार ग्रसित होगा तो उसका फिर कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन बचाव ही इसका सबसे बेस्ट सल्यूशन है। तो फाइलेरिया अपने आप में एक मच्छर जनित रोग है, जिसको मच्छर यानी क्यूलेक्स नाम का मच्छर जो एक वाहक का काम करता है, इसका परजीवी जो इस बीमारी को फैलाता है उसको ब्यूचेरेरिया बैंक्रफ्टाई कहते हैं। जैसे पेट में कीड़े होते हैं, इसी तरीके से इसका जो अडल्ट फॉर्म होता है वो हमारा जो लतिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम होता है हाथों पैरों में, उनमें इसका जो अडल्ट है वो निवास करता है। और वहाँ पर नर और मादा मच्छर जब प्रजनन करके जो लार्वा रिलीज करते हैं वो खून में माइक्रोफाइलेरिया के रूप में फैलता है, जो कि रात के समय जब क्यूलेक्स मादा मच्छर काटती है तो वो उनके द्वारा दूसरे मनुष्यों में भी ये इसका संक्रमण पहुंचता है। अब परेशानी ये है कि ये बीमारी जब होती है तो इसका कोई मच्छर के काटने से तुरंत इसका कोई असर नहीं आएगा। जो इसके लक्षण हैं वो 5, 10 या 15 साल तक लग सकते हैं उसमें। और जिस समय मच्छर काटेंगे उस समय इंसान को कोई प्रभाव नहीं आएगा शरीर में। तो होता यही है कि अक्सर करके लोगों को इसका पता भी नहीं होता कि उनको कोई परेशानी है, और अंदर ही अंदर डैमेज होता रहता है। और अचानक 10-15 साल बाद लक्षण आने शुरू होते हैं, जिसमें पाँव में सूजन, एक या दोनों पैरों में, या एक या दोनों हाथों में, या स्तन, या फिर पुरुषों में अंडकोश में पानी भर जाना, जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। तो ऐसे हाथी पाँव या फिर हाइड्रोसील, ये दो तरीके के इसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जो क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब इसमें परेशानी जो है वो यही है कि इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और एक बार ये सिम्टम्स आने के बाद उसका कोई सल्यूशन यानी इलाज नहीं है। उस समय इलाज किया जाता है, लेकिन वो इलाज जो है अक्सर करके जो सिम्टम्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के ही काम करता है। जैसे हाइड्रोसील है तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो सकता है, और जो लिम्फीडीमा है उसके लिए कुछ मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट गतिविधियां होती हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह सिखाई जाती है, कुछ रखरखाव साफ सफाई दिखाई जाती है, जिससे कि वो परेशानी उनकी और ना बढ़े, उसमें संक्रमण ना हो। इस तरीके का चीज़ है। एक जो मेन बात इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका बचाव है। और अगर इसका संक्रमण रोक दिया जाए, मच्छरों पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसके परजीवी को सभी लोगों के खून से खत्म कर दिया जा सके तो फिर यह बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है, जैसा कि दुनिया के कई सारे इलाकों में और भारत के भी कई सारे राज्यों में सफल कार्यक्रम को चलाते हुए किया गया है।
तो अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है जिसके कारण हम आज आपसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पे आते हैं, जो कि है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एक ही बारी में एक ही समय पे अपने जनपद में सभी लोगों को ये दवा खिला दी जाए जो भी इसके लिए उपयुक्त, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, और बहुत जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, मरणासन अवस्था में हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी को ये दवा खिलानी होती है। 12 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में 15 दिन जो दस्तक का समय है, उसके साथ साथ जो है ये आईडीए का कार्यक्रम भी चलेगा, जिसमें 3 दवाइयाँ, डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, ये 3 दवाएं जो हैं, आशा या जो भी कार्यकर्ता फील्ड में लगे हुए हैं दवा खिलाने के लिए, वो घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब सभी लोग वो दवा खा लेंगे तो उनको इससे बीमारी के होने से बचाव हो जाएगा। यानी उनके खून में जो परजीवी, अब मच्छर तो सब तरफ मौजूद हैं, तो उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो अक्सर करके बहुत सारे लोगों में इसका संक्रमण होगा, लेकिन उनको पता नहीं है क्योंकि उनके शरीर में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है। लेकिन जब सभी लोग ये दवाई को खा लेंगे तो उनके खून में भी जो संक्रमण है वो भी नष्ट हो जाएगा और उनको उस बीमारी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगले 1 साल तक का वो दवाई अच्छा असर करेगी। ऐसे 2-3 चरण में अगर हमने सक्सेसफुली सभी लोगों को ये दवाई खिला दी, तो फिर कम होते होते इस बीमारी का जो संक्रमण है वो रुक जाएगा, और आने वाले समय में शायद हम में से किसी को भी इस तरीके की कष्टदायी परिस्थिति से ना गुजरना पड़े, सब लोग ठीक हो सकते हैं। तो ये इसमें इस बीमारी का उन्मूलन, जैसे पोलियो का उन्मूलन भारत में किया, या स्मॉल पॉक्स एक समय एक भयंकर बीमारी थी, उसका उन्मूलन 1980 में हुआ। पोलियो का उन्मूलन जो है अभी 2011-12 में हुआ। तो ऐसे इसका उन्मूलन संभव है, और सबके प्रयासों से इसको अचीव करना संभव है। इसमें दिक्कत ये आती है, लोग अक्सर करके बोलते हैं कि भाई हमें जब कोई लक्षण नहीं है, हमें जब कोई तकलीफ नहीं है, और बीमारी के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी जानकारी नहीं होती कि ये क्या बीमारी है, कैसे होती है, तो लोग सोचते हैं कि हमें इस दवा को खाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन इसमें आपका रोल जो है वो यही, हमें सहयोग चाहिए कि जब आप अभी अपने कोरोना के लिए भी आप एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होंगे, सभी टीचर्स, या फिर वैसे भी आपके जो कार्य क्षेत्र में या आपके आसपास या आपके खुद आप और आपके परिवार के भी दवा खाने से काफ़ी सहयोग मिलेगा। जैसे हम समझते हैं कि कोरोना में भी अगर हम सब लोग वैक्सीन लगाएंगे तो सबका प्रोटेक्शन होगा, उसी तरीके से अभी फाइलेरिया में जब सब लोग दवा खाने में अपना सहयोग देंगे और औरों को भी प्रेरित करेंगे दवा खाने के लिए, तो ही सभी लोगों का उस बीमारी से प्रोटेक्शन हो पाएगा, और प्रभावी रूप से हम लोग इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। सो आपसे इतना ही मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि लोगों की काफ़ी सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि भाई दवा खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी या समथिंग लाइक दैट। सो वो तो आपको हेल्थ वर्कर्स जो हैं जब वो जाएंगे तो वो बताएंगे, लेकिन आपको भी इतना बेसिक एटलीस्ट आपकी जानकारी रहे, और आप फिर लोगों को बता सकें कि नहीं, ये बहुत प्रभावी दवाइयाँ हैं, क्लिनिकली प्रूवन हैं, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो ये दवा खिलाई जा रही है, इससे बहुत प्रभावशाली तरीके से आप एक ऐसी बीमारी से जिसका कोई इलाज आगे आप नहीं करा सकते, लेकिन उससे अभी दवाई खाने से बच सकते हो, तो वो आप इतना बड़ा योगदान इसमें दे सकते हैं। सो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप इसके लिए अपना मैसेज, इस मैसेज को फैलाने में मदद करें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सीताराम जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू डॉक्टर पानस। तो जैसा कि आपको बताया कि ये भी एक बहुत गंभीर संचारी रोग है, आपसे सहयोग यही चाहिए कि क्योंकि समुदाय में आपकी बहुत इज्जत होती है, आपकी बहुत बात मानी जाती है, क्योंकि ये एमडीए चल रहा है तो इसमें सभी लोगों को दवाई खिलाई जाएगी। 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती और मरणासन व्यक्ति जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित, उनको छोड़ के। तो आप जब जाएं कम्युनिटी में या व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप्स हैं उनमें, बच्चों से जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें ये मैसेज भी आप डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे कुछ जो मच्छर मैंने आपको पहले दिखाए थे उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आपके सामने रखा गया है कि देखिए जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया वाला है, 45 डिग्री के एंगल पे बैठा है। फिर 2 नंबर पे आपका डेंगू वाला है जो कि शरीर पे धारियां हैं इसके और पैरेलल बैठता है। 3 नंबर पे एडीज एल्बोपिक्टस है जिसके हेड पे धारी है। और चौथे नंबर पे क्यूलेक्स जो फाइलेरिया का है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये एक तो काले रंग का होता है, दूसरा अगर कोई गंदा पानी आपको दिख रहा है और वहाँ पे मच्छर हैं तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही है कि वो क्यूलेक्स है जो कि फाइलेरिया को फैला सकता है। अब मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के कुछ जो विशेषताएं हैं वो क्योंकि पीछे भी आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा है कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मच्छर काटने के 14 से 21 दिनों में आप में लक्षण आने लगते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मतली, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और थकान। इसी तरीके से डेंगू जो है एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। इसमें 2 से 7 दिनों में आप में लक्षण आ जाता है। इसका एक खास लक्षण है कि बहुत तेज बुखार होता है। दूसरा, ललाट में आपके दर्द होता है। फिर आप अगर आंख को हिलाओगे अंदर से तो आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा। आंखों के पीछे अगर दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार है, तो संभावना है कि आपको डेंगू हो सकता है। तो उस कंडीशन में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके आपको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। फिर आपकी बॉडी पे अगर चकत्ते हो गए हैं छोटे छोटे लाल कलर के, मतली आपको आ रही है या स्वाद नहीं आ रहा है कुछ भी खाने का या भूख नहीं लग रही है, तो ये डेंगू हो सकता है। चिकनगुनिया में एल्बोपिक्टस नामक मच्छर काटने से होता है। इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 12 दिनांक को है। बुखार आता है, सिर दर्द होता है। खास विशेषता इसकी जोड़ों में बहुत दर्द होता है बहुत लंबे समय तक। अगर आप चिकनगुनिया से ठीक भी हो गए तो लंबे समय तक आपके जोड़ों में दर्द रहता है। चिकनगुनिया से हालांकि कोई डेथ नहीं होती है, लेकिन जोड़ों का दर्द 6 महीने 1 साल या उससे भी ज़्यादा आपके जोड़ों में दर्द रह सकता है। चकत्ते हो जाते हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। इसी तरीके से फाइलेरिया का जो आपको डॉक्टर मानस ने बताया कि जैसे हाथी पांव इसको बोला जाता है, पाँव में सूजन आ जाए या फिर आपके अंडकोश में सूजन आ जाए, महिलाओं में स्तन में सूजन आ जाए, या आपके शरीर में किसी भी अंग पे असाधारण सूजन अगर आपको आ रही है तो ये फाइलेरिया हो सकता है। तो एमडी अभियान में अगर सभी का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है तो इससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है पूरे स्टेट को। फिर आपको मच्छर का जो जीवन चक्र है उसके बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले एक मच्छर है वो अंडा देता है। जो आप देख रहे हैं ये अंडे क्यूलेक्स के हैं। ब्लैक कलर में ऐसे चपटी सी शेप होती है इनकी। अंडे से दूसरी स्टेज बनती है लार्वा। जैसे हम लोग शिशु बनते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हम किशोरावस्था में आ जाते हैं, फिर हम अडल्ट में आ जाते हैं, उसी तरीके से एक मच्छर का भी पूरा जीवन चक्र है। अंडा, फिर लार्वा, लार्वा से थोड़ा बड़ा प्यूपा, आगे थोड़ा सा मुंह टाइप का बन जाता है उसका, और फिर एक वयस्क मच्छर बनता है। ये पूरी प्रक्रिया होने में 10 से 14 दिन का समय इसमें लगता है। और मलेरिया के केस में, मादा एनाफिलीज के केस में, ये ठहरे हुए पानी में, ये जो स्टेज आप तीन देख रहे हैं, अंडा, लार्वा और प्यूपा, ये तीनों पानी के अंदर ही होती है कोई भी मच्छर की। तो पानी का भराव, जल भराव जहाँ है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि ये मच्छर पैदा हो रहे हों, वहाँ प्रजनन हो रहा हो। अब आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कि हमारे घर में भी या आसपास में, या जब आप समुदाय में जाते हैं या आपके विद्यालय में, कई जहाँ पे भी जल भराव है वहाँ पे आपने देखा होगा कि उस जल में छोटे छोटे कीड़े आपको दिखते होंगे। वो एक्चुअल में कीड़े नहीं बल्कि मच्छर का लार्वा हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 2 बार मैं इसको प्ले करूँगा। लार्वा को पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये मच्छर है। तो अगली बार जब भी ऐसा कहीं लार्वा आप देखें तो उस पानी को निस्तारित कर दें तुरंत, ताकि ये जो लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से मच्छर बनने की प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जा सके। हेलो।
तो ये आपने जो वीडियो में देखा है ये लार्वा है, यानी कि ये आने वाले कुछ दिनों में मच्छर बन के इस पानी से उड़ जाएंगे। ये लाखों की संख्या में है, जहाँ भी जल भराव होगा, जल भराव जहाँ भी होगा वहाँ पे ये परिस्थितियाँ ज़रूर होगी। अगली बार जब आप अपने घर या कहीं भी देखें तो ज़रूर इस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश करें, पानी को निस्तारित करने की कोशिश करें। संक्रमण चक्र जैसे मैंने आपको बताया था कि एक संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो उसको संक्रमित कर देता है, और फिर एक नया मच्छर अगर उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वो मच्छर संक्रमित होकर पूरे समुदाय में वो फैला सकता है। तो ये इसका एक विशेष साइकिल है जिसमें कि बचाव यही है कि आप मच्छर को प्रजनन करने से रोकें या पैदाइश को रोकें। तो उसके जो प्रबंधन का आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब इसका बचाव कैसे हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम मच्छर की पैदाइश को रोक सकते हैं। प्रजनन जो स्थल होते हैं वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो जल भराव होता है। जहाँ पे भी 7 दिन से ज़्यादा पानी रुका हुआ है तो वहाँ पे मच्छर पैदा होते ही हैं। तो अब 2-3 तरीके से जल भराव को हम ख़त्म कर सकते हैं कि अगर आपके घर में या आपके समुदाय में या आपके स्कूल में कोई ऐसा गड्ढा है जिसमें कि पानी भरा रहता है, हर टाइम भरा रहता है और वो पानी निस्तारित नहीं होता, तो उस गड्ढे को आप 2 तरीके से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। पहला, या तो उस गड्ढे से आप उस पानी की निकासी कर दीजिए कि पानी उसमें रुके ना, पानी बह जाए। बहा हुआ पानी क्या होता है, थोड़ी दूर जाके सूख जाता है तो मच्छर उसमें अंडे नहीं दे सकता। दूसरा, अगर उसका आप निकासी उसकी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा गड्ढा है जिसका संभव ही नहीं है उसका पानी बाहर निकालना या निकासी का कोई स्थान है नहीं, तो आप ये कोई वॉलंटियर के माध्यम से ये करवा सकते हैं कि उसमें जला हुआ मोबिल ऑयल डलवा सकते हैं। अगर जला हुआ मोबिल ऑयल नहीं है तो कैरोसिन भी डाल सकते हैं। कैरोसिन भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसमें खाने का जो मीठा तेल होता है, सरसों का हो या कोई भी चिकनाई वाला जो भी तेल है, उसमें आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो पानी है आप उसमें कुछ ज़्यादा उसमें मात्रा नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ गड्ढे के आधार पे, अगर छोटा गड्ढा है तो 3-4 बूंद ही बहुत है। आप उसको डाल के देखेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, मतलब एक परत बन जाएगी, चिकनी चिकनी परत बन जाएगी। उससे क्या होगा कि जो अंदर अगर लार्वा है या प्यूपा है या अंडा है, तीनों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और वो मर जाएंगे। अब ऐसे ही घरों में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप पानी भंडार करके रखते हैं, कोई कंटेनर हैं, तो ज़्यादा टाइम तक उसमें भंडारण ना करें। अगर संभव हो तो 1 सप्ताह में एक बार पानी के कंटेनरों को खाली कर लें, उनको सुखाएं, अच्छे से धोएं उसको रगड़ के, ताकि उसकी सतह पे अगर डेंगू के मच्छर ने अंडा दे रखा है तो वो नष्ट हो जाए। और दूसरा आप इसमें कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी कंटेनर है, चाहे वो पोर्टेबल वाटर के हों या कोई पशुओं को पिलाने के लिए हो जिसमें आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उसको ढक के रखें ताकि उसमें मच्छर अपना अंडा ना दे पाए। फिर तीसरा एक मेजर जो होता है वो कूलर होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कूलर बंद करके छोड़ दिया हो, तो उसमें जो है वो ब्रीडिंग की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। पानी उसमें रहता है, जल भराव उसमें रहता है, तो हफ्ते में एक बार आप कूलर का पानी निकाल के उसको सुखा के उसकी जो परतें हैं उनको अच्छे से धो लें। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि डेंगू का जो अंडा है वो नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, तो आपको रगड़ के जो परतें हैं, कई परतों पे चिपका हुआ हो तो आप रगड़ के उसको साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो गाँव में तालाब हैं तो उनका पानी ना आप निकास कर सकते हैं, ना उनमें आप ऑयल फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा एरिया होता है, प्लस उसका पानी काम में भी आता है। तो उस कंडीशन में आप ग्राम पंचायत के माध्यम से उसमें गप्पी या गंबूजिया मछलियाँ डाल सकते हैं। मछलियाँ ये बहुत छोटी छोटी होती है जो कि मच्छर का लार्वा खाती हैं। ये खाने के काम नहीं आती है मछलियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ होती है जो सिर्फ लार्वा खाती हैं। अब आपके घर में या आस-पास के घरों में अगर कोई ठोस अपशिष्ट पड़े हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो बेकार के बर्तन हैं या टायर हैं या बोतलें हैं, तो बहुत सारे लोग छत पे डाल देते हैं। और जब भी मौसम आता है बारिश का तो उसमें पानी रुकता है, और पानी रुकने पे
मच्छर अपने अंडे देता है, और अंडे देने के लिए मच्छर को बहुत सारा पानी नहीं चाहिए। अगर 1 चम्मच भी पानी होगा तो उसमें भी वो अपने अंडे दे सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका निस्तारण कर दिया जाए। पर्सनल प्रोटेक्शन में आप जो है अपनी त्वचा पे मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑल आउट या ये इवेपोराइजर्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जाली, अपने घर की जो जितनी भी खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं उन पे जाली लगा सकते हैं। मच्छरदानी का, कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का ज़रूर प्रयोग करें। अगर रात में आप सो रहे हैं तो लगा के सोएं। उसको आप लगाने का तरीका भी जान लें कि उस मच्छरदानी को सीधा लटका के नहीं छोड़ा जाता है। आप बेड पे सो रहे हैं या चारपाई पे सो रहे हैं तो गद्दे के चारों तरफ दबा के उसको लगाना होता है, ताकि मच्छर को अंदर घुसने का कोई रास्ता ना मिल पाए। दूसरा, लगाने के बाद उसको तय करके अच्छे से रख देना है ताकि वो डैमेज ना हो, फटे ना। अगर थोड़ी सी भी फट गई तो मच्छर को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाते हैं। गांव में अगर डीडीटी का छिड़काव हो रहा है, आईआरएस का छिड़काव हो रहा है, तो आपको ये लोगों को मोटिवेट करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है कि अपशिष्ट जो है वो सिर्फ घर के बाहर वाले दीवारों पे ना करें। क्योंकि मच्छर की कुछ विशेषताएं जब मैं बता रहा था आपको, तो आपको बताया था कि ये घर के अंदर ठंडी जगह में अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो मच्छर अंदर आराम करता है, तो अंदर अगर आपके छिड़काव नहीं हुआ है तो बाहर वाली दीवार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप इसमें लोगों को समझाइश दे सकते हैं। फिर आप लंबी बाजू की शर्ट और लंबी पैंट पहने, जितना हो सके अपने बदन को ढक के रखें ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने आप से दवाई ना लें, चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। और मलेरिया की जो जांच है वो आपके गांव में जो आशा होती है उनके पास फ्री होता है। जांच और उपचार दोनों फ्री हैं। डेंगू और चिकनगुनिया की जो और फाइलेरिया की जो जांच और उपचार है वो मेडिकल कॉलेज में मुफ्त उपलब्ध है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे कैसे हमें अपना बचाव करना है, तो उसी को पिक्टोरियल मोड में यहाँ पे आपके सामने रखा है कि कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का ही उपयोग करना है, डीडीटी पूरे घर में छिड़कवानी है। अगर गांव में बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मच्छरदानी भी नहीं खरीद पाते, तो उसका ऐसा है कि नीम की पत्ती या तेल का धुआं कर सकते हैं ताकि मच्छर आपके आसपास ना उड़ें, वो आपको ना काट पाएँ। गड्ढों में जो जल भराव वाले गड्ढे हैं उनके प्रबंधन में मैंने आपको बताया था कि 2-3 तरीके से हो सकता है। वहाँ पे एक दिखाया जा रहा है कि उसमें जला हुआ मोबिल ऑयल आप डाल सकते हैं, या फिर मीठा तेल डाल सकते हैं, केरोसिन डाल सकते हैं। पूरे शरीर को आपको ढक के सोना है। तालाब जितने भी हैं गांव में उनमें गंबूजिया मछली डाली जाए ताकि मच्छर अपना प्रजनन ना कर सकें। घर में कूलर, पुराने मटके, टायर आदि में ज़्यादा 7 दिन से ज़्यादा पानी कहीं भी जमा ना होने दें ताकि मच्छर अपना प्रजनन ना कर पाएँ। ये अगेन वही है, गांव में आपने देखा होगा कि हैंडपंप्स रहते हैं, तो हैंडपंप के आसपास गड्ढे होते हैं, गड्ढे में पानी भरा रहता है और वो मच्छर प्रजनन का एक मुख्य स्थान होता है। तो संचारी में, क्योंकि ग्राम विकास विभाग के साथ इन हैंडपंप के प्लेटफॉर्म की मरम्मत का काम भी देखा जाएगा, तो उसमें इस तरीके से इनका प्रबंधन किया जा सकता है। फिर ये जो बर्तन हैं जो खाली पड़े हुए घरों में या छत के ऊपर, तो उनको आप या तो निस्तारित कर दें या फिर उनको उल्टा करके रख दें ताकि उनमें जल भराव ना हो और मच्छर पैदा ना हो। फिर गांव में आपने देखा होगा कि पशुओं के लिए नांद बनाई रहते हैं, जिसमें आवारा पशु जो गांव के हैं वो पानी पीते हैं, तो उसमें आप उस पानी की निकासी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें जला हुआ मोबिल ऑयल डाल सकते हैं। तो इसमें आप कोशिश करिए कि हर 7 दिन में एक बार खाली हो जाए। अगर नहीं होती है तो फिर उसमें मीठा तेल आप ज़रूर डलवा दें। इसी तरीके से जो घर के बर्तन हैं, बाल्टी वगैरह, उनको निस्तारित कर दें। फिर तालाबें हैं, तालाबों में गंबूजिया मछली डाल सकते हैं। ये टायर्स जो पड़े हैं इनको आपको निस्तारित कर देना है, खुले में नहीं रखना है। कूलर को हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर साफ़ करना है, रगड़ के धोना है, सुखाना है। फिर घर में जो कंटेनर हैं आपके, उनको हमेशा ढक के रखना है। गमले हुए या फ्रिज की आपकी ट्रे हुई, इनमें जो पानी जमा रहता है, फ्रिज की ट्रे आपने अगर कभी भी देखी हो तो उसके अंदर पानी जमा रहता है और उसको प्रजनन का मुख्य स्थान माना जाता है। तो आज आप संभव हो तो अपने घर के फ्रिज ज़रूर चेक करें कि उसमें कहीं पानी तो जमा नहीं है, उसमें कहीं लार्वा तो आपको नहीं दिखता है।
और गमले में अगर थोड़ा सा भी पानी रुका हुआ है या गमले की ट्रे में पानी रुका हुआ है, डालते टाइम जब वो गिरता है नीचे तो उसमें जमा हो जाता है, तो वहाँ भी मच्छर अपने अंडे दे सकता है। नालियों की जो सफाई है वो संचारी में होनी है, तो आप उसके लिए बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, अभिभावकों को अवेयर कर सकते हैं कि इस अभियान में ज़रूर कर लें। हालांकि ये कोई एक महीने का काम नहीं है, ये रेगुलर काम है, ताकि उसमें मच्छर ना पनपने पाए। अब सबसे मुख्य जो चीज़ है वो आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या क्या रोल हो सकते हैं संचारी रोगों के नियंत्रण में, आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो हमने कुछ भूमिकाओं को यहाँ पे लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें मेजर आपको करनी है आप कर सकते हैं ताकि संचारी रोगों पे हम नियंत्रण कर सकें, वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। कि सबसे पहला काम तो आप वेक्टर जनित बीमारियों के उन्मूलन हेतु विद्यालय जब आपके खुल जाएं, या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हों जूम के माध्यम से या व्हाट्सएप से, जैसे भी, तो आप एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं कि सभी बच्चों को उसमें शपथ दिलाई जाए कि मैं अपने घर के आसपास या अपने घर में मच्छर प्रजनन की जो स्थितियां हैं उनको पैदा होने से रोकूंगा, और संचारी रोगों की रोकथाम में या उनके नियंत्रण में, उन्मूलन में अपना सहयोग करूंगा। इस तरीके का शपथ कार्यक्रम आप जरूर एक बार ऑर्गेनाइज करें। प्रार्थना सभा या कक्षा अवधि आपका जो पीरियड होता है उसमें आप वेक्टर जनित रोगों के लिए 5 या 10 मिनट रोज निकालिए, ताकि बच्चों को रिपीटेडली आप बताएंगे तो उसमें उनको ज्ञान मिलेगा कि कैसे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो आप प्रार्थना सभा और कक्षा अवधि में एक, जैसे डीएमओ सर ने बताया था कि एक 15 मिनट की या 20 मिनट की आप क्लास रख सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर जनित रोगों के बारे में ही बच्चों से डिस्कस किया जाएगा। फिर विद्यार्थियों को वेक्टर के घरेलू प्रजनन के स्थल, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बेकार पड़े टायर हैं, बोतलें हैं, बर्तन हैं, या फ्रिज की ट्रे है, या गमले हैं, या कोई गड्ढा है, उसके प्रति संवेदित करने के लिए आप कोई ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं, या आप एक नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं, या आप ड्राइंग कंपटीशन करवा सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं, और उसमें थीम रख सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेज या कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ऐसा कि वेक्टर का नियंत्रण, ताकि बच्चों में बच्चों की जो इनोवेटिव सोच होती है वो उसमें झलके, और किस तरीके से वो उसको उसके ऊपर कुरेदते हैं, तो उस तरीके से बहुत फ़ायदा मिल सकता है, बच्चों में उसके प्रति अवेयरनेस जा सकती है। फिर जब वो स्कूल आते हैं या गांव में अभी स्कूल बंद हैं, तो आपको ये उनको उत्प्रेरित करना है कि अपने बदन को जितना हो सके उतना आपको ढक के रखना है, ताकि मच्छरों को काटने का कोई स्थान आपके शरीर पे ना मिले, जब भी घर से बाहर हों या जब भी घर के अंदर हों। घरों में सुरक्षा के तौर पर आपको ये ज़रूर समझाइश देनी है कि मच्छरदानी से, क्योंकि जो मच्छर है वो, मलेरिया का मच्छर शाम होते ही रात के समय काटता है, वैसे ही डेंगू का दिन में एक्टिव रहता है, वो भी सुबह सुबह डान के टाइम, जब सूर्योदय है उसके आसपास का। तो मच्छरदानी से बहुत अच्छा बचाव हो सकता है। कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, और कोई ज़्यादा उनकी कॉस्ट भी नहीं होती है, तो उसके लिए आप उनको ज़रूर प्रेरित कर सकते हैं। अपने घर में और आसपास में कोई ऐसी वेक्टर यानी कि मच्छर प्रजनन की कोई स्थितियां तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, या किसी के घर में बर्तन और ये टायर वगैरह निष्प्रयोज्य जो चीज़ें होती है वो तो नहीं पड़ी हैं। सबसे पहले तो अपने घर में देखें, फिर आसपास में देखें कि ऐसी तो नहीं है, क्योंकि आपने अपना घर तो साफ कर लिया, आपके घर में तो नहीं है, लेकिन 500 मीटर की दूरी में मच्छर उड़ सकता है, रोगों को फैला सकता है। आपके घर में अगर मच्छर प्रजनन की कोई स्थितियां नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मलेरिया वाला मच्छर नहीं काटेगा, डेंगू वाला काटेगा नहीं, क्योंकि पड़ोस में तो है। तो पूरे समुदाय में ये जागरूकता जरूरी है कि हम कैसे मच्छरों को समाप्त कर सकते हैं, उनके प्रजनन को समाप्त कर सकते हैं। एक और इसमें हमारा सजेशन था कि प्रत्येक कक्षा में कोई न कोई ऐसा होनहार और एक्टिव विद्यार्थी होता है जो हर कामों में रुचि लेता है।
तो आप उसको मलेरिया चैम्पियन से की उपाधि से नवाज सकते हैं कि भाई आप मलेरिया चैम्पियन हो। आपको स्कूल में और अपने घर में, अपने मोहल्ले में जो वेक्टर जनित रोग है उनके नियंत्रण में कार्य करना है। और जो बच्चे अच्छा कार्य करते हैं आप उनसे फ़ोटो मंगवा सकते हैं कि आप जब कर रहे हैं अपने घर में या कोई भी एक्टिविटी अवेयरनेस की या सोर्स रिडक्शन की, मच्छर प्रजनन के स्थानों के प्रबंधन की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं तो आप हमें फ़ोटो भेज दीजिए। तो जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं समुदाय में, अपने घर में, स्कूल में, तो आप उनको सम्मानित कर सकते हैं ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि ये लोगों को सम्मान मिला है तो हम भी इसमें ऐसा काम करेंगे कि हमें भी सम्मान मिले। तो इस तरीके से वेक्टर जनित रोगों को हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा मैसेंजर माना जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे गुरुजनों ने हमें बचपन में पढ़ाई थी वो आज तक याद हैं। तो अगर यहाँ पे उनको कन्विंस कर लिया जाता है, उनको बता दिया जाता है, उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि वेक्टर जनित रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं, तो ये उस पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। वो फिर जीवन पर्यंत उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। फिर क्योंकि कोविड के चलते अभी फिजिकल मीटिंग्स तो आपकी नहीं हो रही होगी, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो अगर ऑनलाइन माध्यम से हो रही है तो आप अभिभावकों को वेक्टर जनित रोगों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। और विद्यालय में जैसे कि अभी एक अभियान चल रहा है कि हर रविवार मच्छर पर वार, तो अभी क्योंकि विद्यालय बंद हैं, जब विद्यालय खुल जाएं तो आप सप्ताह में एक बार रविवार को क्योंकि बंद रहता है तो कोई भी एक दिन चुन के आप पूरे स्कूल में जो मच्छर पैदाइश के स्थान है या जहाँ जल भराव है उनके विनिष्टीकरण के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। फिर एक मुख्य काम है कि विद्यार्थियों को हाथ धोने के तरीकों के बारे में जागरूक करें और बार बार हाथ धोने के लिए इनको प्रेरित करें। इससे क्या होगा कि एक तो कोविड का जो है उसका खतरा कम हो जाएगा, फिर आपकी जो कुछ दूसरी बैक्टीरियल बीमारियां होती है उनसे बचाव हो जाएगा। फिर रविवार को क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो वो अपने घर में हर रविवार मच्छर पर वार कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने पड़ोस में कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सकते हैं कि जहाँ पे मच्छर प्रजनन कर रहा है वो उन स्थानों को नष्ट कर सकते हैं। एक दिन उसके लिए ज़रूर चुनें, घर में जो कूलर है उसकी सफाई करें, कहीं भी घर में पानी रुका हुआ है तो उसकी निकासी करें या उसका प्रबंधन करें। फिर अगर बुखार किसी को आया है घर में तो आपको ये समझाइश बच्चों को ज़रूर देनी है कि बुखार को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी बुखार, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, कोविड हो सकता है। तो मलेरिया की परिस्थिति में आपको बताया था कि आपके गांव में जो आशा हैं वो उनके पास टेस्ट जो होता है, जांच होती है मलेरिया की, वो फ्री उपलब्ध है। और अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं उसमें तो इलाज भी आपका फ्री है। दूसरे डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड या फाइलेरिया के लिए आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच और उपचार जो उपलब्ध है वहाँ पे आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने आपके भूमिकाओं को लिस्ट डाउन करने की कोशिश करी है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रशिक्षण से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप वेक्टर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने में सहयोग देंगे। और उन्मूलन की दिशा में जो हम लोग लगे हुए हैं उसमें आपके सहयोग से हम सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ श्रीमान जिला मलेरिया अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए। बहुत सारे प्रश्न हैं सीताराम। एक ये प्रश्न पूछा है चंद्रकार वाजपेयी जी ने कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कोविड इन्फेक्शन और डेंगू फीवर में, और कैन कोविड बी मोर डेंजरस विद वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। मैम 1 to 1 हम इसको एड्रेस करते हैं। मैं डीएमओ साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनको आप बताते रहिए या मैं बता देता हूं तो जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन